हाँ, तो आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और 4 पार्ट इसके चैप्टर के बने हैं। इसके बाद में एक शॉर्ट नोट्स की क्लास हो जाएगी, उसके बाद में आपका टेस्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से चैप्टर को पढ़ा। और आज अपन क्या पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे 2-3। आपको पता है कि अभी जो यूएस है वो सुपर पावर बना हुआ है। अमेरिका एक मतलब कि हाईएस्ट कह सकते हैं कि नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, नंबर 1 बना हुआ है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो इसका वर्चस्व है, इसकी जो हेगेमनी है, आने वाले टाइम में ऐसा कहा जा सकता है कि इसके ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ये हो सकता है कि सोवियत यूनियन की तरह ये भी, इसका भी कहीं टूट जाए, विघटन हो जाए, डिसइंटीग्रेशन हो जाए। क्योंकि इसमें भी जैसे नाटो के जो सदस्य देश हैं वो इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कभी कभी चलते ही करते रहते हैं। तो ऐसी खूब सारी बातें आज अपन पढ़ेंगे कि आने वाले टाइम में खूब सारे ऐसे पॉलिटिशियन या राजनीति के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में यूएसए के लिए खतरा बना हुआ है। काफ़ी कारण है जैसे यूएसए के लिए पूरा सोवियत संघ की तरह टूटने का, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सुपर पावर नहीं बना रहना हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो वो अपन आज पढ़ेंगे क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन मैंने आपके एनसीईआरटी बुक के जो चैप्टर के लास्ट में दे रखा है, उस क्वेश्चन लिया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि अमेरिकी जो वर्चस्व है उसमें ऐसी राह में कौन कौन से व्यवधान है, मतलब ऐसे कौन कौन से कंस्टेंट्स हैं उसकी अमेरिका के वर्चस्व है, मतलब उसकी हेगेमनी में। मतलब अभी जो वर्चस्व बना हुआ है, नंबर 1 बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी, उसके देश में भी खूब सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है। वो कौन कौन सी है आपके जानते हैं? इनमें से कौन सा व्यवधान आगामी दिनों में सबसे महत्वपूर्ण होगा, है ना? मतलब विच वन ऑफ दिस डू यू एक्सपेक्ट टू गेट मोर इंपॉर्टेंट इन द फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में ऐसे कौन सा व्यवधान या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है अमेरिका के सामने जो आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बात अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं। देखो, पहली बात तो ये कि अमेरिकी वर्चस्व का जो प्रथम व्यवधान है, फर्स्ट वो है अमेरिकी संस्थागत बुनावट, यानी द फर्स्ट कंस्टेंट द इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ द अमेरिकन स्टेट इटसेल्फ। जैसे हमारे भारत के अंदर भी हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, ये हमारे यहाँ पर काम करती है। वैसे इसके भी सरकार के 3 अंग हैं और अपन, लेकिन ये है कि हमारी जुडिशरी दोनों पे कंट्रोल रखती है। अगर कोई गलत काम करती है तो जुडिशरी, न्यायपालिका हमारे जो न्याय का काम करती है, और हमारी मिलिट्री जो आर्मी है उसके कुछ अलग रूल्स हमारे देश के अंदर है। लेकिन यहाँ पर सरकार के जो 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, तीनों अपने सेपरेट है, तीनों अलग अलग पावर है, स्वतंत्र है। और जो इसकी एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वो जो है ना, वो मिलिट्री का काम संभालती है, मिलिट्री उसके अंडर में आती है एग्जीक्यूटिव के। और पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव में कौन होता है? जो एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के अंदर मैन। लेकिन वहाँ पर कौन होता है? वहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, जो कि 4 साल के बाद में फिर चेंज हो जाता है, फिर 4 साल के बाद में फिर चेंज हो जाता है। लेकिन आर्मी, मिलिट्री के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव संभालता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़ा सा जो है ना, इसके लिए एक व्यवधान बना हुआ है, क्योंकि आने वाली सरकारें चेंज होती है, उनका अलग अलग खोपड़ी होती है। सीधी सी बात, हर नेता की अलग दिमाग होता है, अलग उसकी सोच होती है, अलग की पॉलिसियाँ होती है। लेकिन मिलिट्री तो एक फिक्स काम अपने देश के लिए काम करती है। तो वो एक व्यवधान इसके बीच में बना हुआ है। तो अपन देखो पढ़ेंगे कि हालांकि एक दूसरे से वो स्वतंत्र है, ए सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, और उनके बीच शक्ति का बंटवारा है। यही कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम, यानी सैन्य शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या करना है, उस पर अंकुश लगाने का काम जो कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। ये एक बड़ा इसका व्यवधान अमेरिका के अंदर है। आने वाले टाइम में ये भी दिक्कत पैदा कर सकता है इसके लिए, क्योंकि मिलिट्री एक अलग पावर है, अलग दिमाग होता है उनका। तो द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट प्लेस सिग्निफिकेंट ब्रेक्स अपॉन द अंडरस्टैंड द इमोडेट एक्सरसाइज ऑफ अमेरिकन मिलिट्री पावर बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, वो इसको संभालते हैं। एक तो ये व्यवधान बना हुआ है। दूसरा व्यवधान बना हुआ है कि जो अमेरिकी वर्चस्व के आड़े आने वाले सेकंड जो अड़चन है वो है अमेरिकी समाज की उन्मुक्त प्रकृति। हमारा समाज तो क्या सीधा साधा भोला है, कोई खास बोलता भी नहीं, दबा लिया जाता है ऐसे ही। हालांकि छूट है, सबके समाज की हम रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इतना एजुकेशन, इतनी टेक्नोलॉजी हमारे हर समाज में इतनी है नहीं। अभी विकासशील है, डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन यहाँ की जो समाज है, अमेरिकी समाज उन्मुक्त प्रकृति का है। मतलब अपन कह सकते हैं कि वो एक ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी है, ठीक है, ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। तो वहाँ पर क्या होता है कि अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीके को लेकर गहरा संदेह का भाव रहा है। यानी कि हम जैसे क्या करते हैं कि हम हर जाति, धर्म, कोई सा भी हो, हर किसी को अपन टिकट भी देते हैं। जब इलेक्शन होता है उसको अलग से रिजर्वेशन है, हर तरह की अपन उसको ध्यान रखते हुए काम करते हैं। यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि थोड़ा बहुत डाउट है, अमेरिका के अंदर ऐसा चलता है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारा कल्चर है, बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं, हर तरह की जाति धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये एक संदेह बना हुआ है और इसको देखा भी गया है। बोले जब अमेरिकी विदेशी सैन्य अभियान करता है
तो उसमें अंकुश रखने में ये बड़ी बात कारगर भूमिका निभाती है। जब भी जैसे चाहे इराक पर विदेशी सैन्य अभियान किया था इसने, यानी कि इसने जो मिलिट्री कुछ भी एक्शन लेता है अदर कंट्री के अंदर, तो वहाँ पर ये सब बातें देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि देयर हैज़ बीन deep skepticism regarding the purpose and methods of government in America political culture. These factors use constant on US military action overseas. ठीक है, ये भी है कि मिलिट्री एक्शन लेने टाइम ये भी एक प्रॉब्लम सामने आ सकती है। और तीसरा महत्वपूर्ण व्यवधान है वो है नाटो। ये सबसे इंपॉर्टेंट तो नाटो ही है। अगर आपसे पूछे ना कि एक कोई बताओ तो आई थिंक नाटो बता देना। नाटो का जितने भी देश शामिल है नाटो में, वो आने वाले टाइम में अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। तो तीसरा है वो नाटो है, यानी कि सेकंड कंस्टेंट तो लिख दिया, सेकंड नहीं थर्ड है ये, है ना, थर्ड है ये, सेकंड तो अपने ले लिया था। जो तीसरा लास्ट है वो है नाटो, अमेरिकन पावर इज नाटो। द यूएस हैज़ एन एनमस इंटरेस्ट इन कीपिंग द अलायंस ऑफ डेमोक्रेटिक्स दैट फॉलोज द मार्केट इकोनॉमिक्स अलाइव। यहाँ से अपन देखते हैं एक बार कि अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम रखने से जुड़ा है, क्योंकि इन देशों में बाजार मूल्य अर्थव्यवस्था चलती है। मतलब बाजार मूल्य का मतलब बाजार को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था चलती है। और इसी कारण इस बात की पर्याप्त संभावना है कि नाटो में सम्मिलित देश अमेरिकी वर्चस्व पर कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अंकुश लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाजार मुल्क है। मतलब जितना सोशल वेलफेयर का ध्यान ना रख के पूंजीवादी लोग हैं, ये कैपिटलिस्ट लोग हैं, सिर्फ पैसा कमाना इनकम वाला सोर्स है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ विवाद हो जाए और ये नाटो कंट्रियाँ जितनी भी है वो अमेरिकी वर्चस्व पर, अमेरिकी हेगेमनी पर ये कहीं ना कहीं अंकुश लगा सकते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल दैट इज अलाइज इन द नाटो विल बी एबल मॉडरेट द एक्सरसाइज ऑफ यूएस हेगेमनी। ये आने वाले टाइम में हो सकता है। तो ये तीन ऐसी प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन के अंदर। कौन कौन से व्यवधान थे? तो 3 व्यवधान हैं। और फिर पूछा आपके हिसाब से ये लाइन में शायद इसका आंसर नहीं लिखा होगा, एक है ना, आगामी सबसे महत्वपूर्ण साबित कौन सा होगा? तो सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा वो होगा नाटो। ये सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। नाटो वाली जो तीसरा पॉइंट है ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। फिर अपन आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कि अमेरिका से भारत के संबंध, इंडिया रिलेशन विद द यूएस से हमारे कैसे रिलेशंस है, कैसे संबंध है। तो इस क्वेश्चन को अपन अलग तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये जो आपकी टॉपिक है बुक के अंदर, तो थोड़ा सा ये खास बातें देखनी है कि आपको पता है कि जब शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर जब चल रहा था, तो अमेरिका के साथ में हमारे उतने रिलेशन अच्छे नहीं थे। हम सोवियत संगठन, सोवियत संघ जो सोवियत यूनियन, उसकी तरफ हम बढ़े हुए थे। आपको पता है उस टाइम पर हम अमेरिका को सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन जब ये सुपर पावर बना तो सीधी सी बात है, हमने सोच लिया कि अब तो ये नंबर 1 है, क्यों ना इसके साथ हम मिलकर कुछ अपना डेवलप किया जाए, क्योंकि इसके सामने दादागिरी तो अपन कर नहीं सकते। तो वो वाली चीज़ है। तो शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स इंडिया फाउंड इटसेल्फ द अपोजिट साइड ऑफ द डिवाइड फ्रॉम यूएस। लेकिन हाल के सालों में, मतलब इन प्रेजेंट डे में भारत अमेरिका संबंधों के बीच में 2 नई बातें उभरी है। इन बातों का संबंध वो है ना, वो है प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी जो भारतीय उनके बीच में। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी डू नॉट लॉस साइट ऑफ द फैक्ट दैट 2 न्यू फैक्टर्स हैव इमर्ज्ड इनटू यूएस रिलेशंस इन रिसेंट ईयर्स। इन ईयर्स के अंदर कुछ 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो है टेक्नोलॉजी की, ठीक है, एक तो टेक्नोलॉजी की बात है, और एक है जो हमारे वहाँ लोग रहते हैं अमेरिका के अंदर, 2, ठीक है। और उसमें क्या है, उसका इस बात को कैसे साबित करेंगे अपन? देख सकते हो कि जो सॉफ्टवेयर का क्षेत्र है, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। हम जितना भी सॉफ्टवेयर के मामले में कुछ भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऐसा मान लीजिए सॉफ्टवेयर पैदा करते हैं, तो उसका 65% अकेले अमेरिका को भेजते हैं अपन। तो ये बड़ी चीज़ है। इसका मतलब समझ सकते हो आप कि हमारे जो रिलेशन है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी से ज़्यादा है। और फिर हमारे, इसीलिए तो हमारे वहाँ पर लोग जॉब करने वाले ज़्यादा रहते हैं। तो अनिवासी भारतीय, 2 बातें सामने आई है, ठीक है। यानी कि यूएस एब्रॉड एब्जॉर्ब्स अबाउट 65%, एब्रॉड नहीं है भाई, एब्जॉर्ब्स अबाउट 65% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर। और बोइंग के 35 जो तकनीकी कार्य कर्मचारी वो भारतीय मूल के, ये बोइंग में काम करने वाले, एक जगह का नाम है। 35% ऑफ द टेक्निकल स्टाफ ऑफ बोइंग इन एस्टिमेटेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन। 35% वहाँ के जो लोग काम करने वाले हैं वो इंडिया के रहने वाले हैं। और 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। 3 लाख इंडियंस वर्क्स इन सिलिकॉन वैली। और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में से भारतीयों ने की है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं उनमें 15% बड़ी कंपनियां जो शुरू की है वो यहाँ से गए हुए भारतीयों ने वहाँ पर शुरू की है अमेरिका के अंदर। तो 15% ऑफ ऑल हाईटेक स्टार्ट
यूपीएस ऐप्स आर बाइंग इंडियन अमेरिकन्स, ये भी अपन कह सकते हैं कि जो बड़ी कंपनियां जितनी भी उसकी शुरुआत हमने वहाँ जाके की है। तो ये हमारे कुछ ऐसे रिलेशन है भारत और अमेरिका के बीच में, इनको अपन दो बातों से समझ सकते हैं, ठीक है, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कैसा भी आए तो इसका आंसर ही हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है जो इसी से जुड़ा हुआ है कि अमेरिका से निर्वाह करने हेतु भारत को विदेश नीति की कई रणनीतियों का समुचित मेल तैयार करना होगा। किन्हीं 3 रणनीतियों की विवेचना जो अपने एनसीईआरटी बुक में प्रॉपर दे रखी है। टू मेक ए लिविंग फ्रॉम अमेरिका, इंडिया विल हैव टू प्रिपेयर ए प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजीज, डिस्कस एनी 3 पॉसिबल स्ट्रैटेजीज। ठीक है, कोई 3 स्ट्रैटेजी की बात करेंगे अपन, रणनीतियों की बात करेंगे। पहली तो ये कि भारत के जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते समझते हैं, वे भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नज़दीकी से भयभीत भी हैं। ठीक है, बताऊं, समझाऊंगा। दोज इंडियन एनालिस्ट हु सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लार्जली इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर आर फेयरफुल ऑफ द ग्रोइंग क्लोजनेस बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। ठीक है, यानी कि वो ये कह रहे हैं भारत के जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में अगर मिलिट्री की तरफ से देखते हैं तो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा क्लोज भी काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी सुपर पावर है, उसके पास में इतनी ज़बरदस्त मिलिट्री है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कभी हो गई तो दिक्कत हो सकती है। दे वुड प्रिपेयर दैट इंडिया मेंटेन्स इट्स अलोफनेस फ्रॉम वाशिंगटन एंड फोकसेस अपॉन इंक्रीजिंग इट ऑन कॉम्प्रिहेंसिव बैट नेशनल पावर। इन विद्वानों के अनुसार भारत को वाशिंगटन से अपना अलगाव बनाए रखना चाहिए तथा अपना ध्यान अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के ऊपर लगाना चाहिए। ये इनका मानना है कि हमें वाशिंगटन डीसी या वाशिंगटन से उतना वो नहीं रहना चाहिए, उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए और हमें तो सिर्फ राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना है। जैसा कि हमारे देश को सुपर पावर में हमें भी शामिल किया जाए, हमें भी वीटो पावर मिले, ऐसी कुछ शक्तियाँ उसके साथ रह के बनवा लो, बाकी ज़्यादा उसे थोड़ा बहुत अलगाव रखना चाहिए। अलग अलग विचार है। सेकंड विचार ये है, कुछ विद्वानों का ये मानना है कि भारत और अमेरिका के हितों में बढ़ता हुआ ये जो मेलजोल या हेलमेल है भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है। ये विद्वान ऐसी रणनीति अपनाने की तरफदारी करते हैं। मतलब ये कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सही है, नज़दीक जाना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सही है। जिस तरफदारी का मतलब है उसका स्वागत करते हैं, जिससे भारत अमेरिकी वर्चस्व का फ़ायदा उठाएं। ये कहते हैं कि बढ़िया है, दोस्ती करो, अमेरिका के पास में बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत पैसा है, इसका क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। अदर एनालिस्ट सी द ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द यूएस एंड इंडिया एज हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, और द एडवोकेट वैसे ही बताते हैं कि द एडवोकेट स्ट्रैटेजी दैट वुड अलाउ इंडिया टू टेक एडवांटेज ऑफ यूएस हेगेमनी एंड द म्यूचुअल कन्वर्जेंस ऑफ एस्टेब्लिश द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस फॉर इटसेल्फ। और वे चाहते हैं कि दोनों आपसी हितों का मेल हो तथा भारत अपने लिए कुछ बढ़िया विकल्प ढूंढ सके। ठीक है, ये बात भी है। और इन विद्वानों के अनुसार अमेरिका के विरोध की रणनीति व्यर्थ साबित होगी और आगे चलकर इससे भारत को नुकसान भी हो सकता है। ऑपोजिंग द यूएस इट फ्यूटाइल स्ट्रैटेजी दैट विल ओनली हर्ट इंडिया इन द लॉन्ग रन। अगर ऐसा भारत करता है, इन विद्वानों को ये कहते हैं कि अगर हमने अमेरिका का विरोध किया तो हमारे को भारत को आगे जाके नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें उससे दोस्ती रखनी चाहिए। देखो, पहला पॉइंट ये कह रहा था कि भारत को इतने ज़्यादा नज़दीक नहीं रहना चाहिए। कुछ दूसरे विद्वान कह रहे हैं कि नहीं अच्छी बात है, दोस्ती रखनी चाहिए। तीसरा है, कुछ विद्वानों के मतानुसार भारत को अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाना चाहिए। ये बात भी ठीक है काफ़ी। थर्ड ग्रुप ऑफ एनालिस्ट सजेस्ट दैट इंडिया शुड टेक द लीड ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए कोएलिशन ऑफ कंट्रीज फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड। जो विकासशील देश, जैसे कि हम विकासशील अभी विकसित नहीं है, वैसे ही डेवलपिंग जो कंट्री, उनके साथ में इनको कोएलिशन मतलब गठबंधन बनाना चाहिए, उनके साथ में जुड़ के रहना चाहिए और वे अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार में सहायक होगा। अगर सारे के सारे ऐसे इकट्ठे रहेंगे तो वो अमेरिका का सामना करने में या फिर अमेरिका भी उनसे थोड़ा हिचकिचाएगा। तो ओवर टाइम दिस कोएलिशन वुड बिकम मोर पावरफुल एंड मैनी सक्सेड इन वेनिंग द हेगेमन अवे फ्रॉम इट्स डोमिनेटिंग वेज। अतः अमेरिका के निर्वाह करने के लिए भारत को विदेश की नीति की कई रणनीतियों का समुचित मेल तैयार करना होगा। समुचित का मतलब है सबसे मिलके, जो भी डेवलपिंग कंट्री है उनसे मिलके भारत को कुछ काम करना चाहिए। अगर अमेरिका का उसका सामना करना है तो सहायक होकर हेल्प करेगा। तो ये 3 जो बातें पूछी थी क्वेश्चन वाले ने कि किन्हीं 3 की बात करो, 3, 1, 2 और 3 रणनीतियाँ कंप्लीट। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट आज का,
ये इसमें ये हैं कि अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जा सकता है, हाउ टू ओवरकम अमेरिकन हेगेमनी। तो इसके लिए कुछ रणनीतियाँ हैं। और दूसरी बात का ये ध्यान रखना कि ये जो हैं वो अलग से भी पूछा जा सकता है, अलग से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा भी था कि मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा बैंडवैगन रणनीति। तो बैंडवैगन रणनीति जो है वो अमेरिकी वर्चस्व को निपटने के लिए, ये उसका कैसे मतलब उससे अपन थोड़ा बच सके, क्योंकि बहुत पावरफुल है। ये क्या कहती है बैंडवैगन रणनीति? ये कह रही है कि बढ़ते अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए उसके विरुद्ध जाने की बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना कहीं उचित रणनीति है। कह रहे हैं कि उसका सामना करोगे तो बिक जाओगे, कहते हैं ना कि घर बिक जाएंगे लेकिन अमेरिका का सामना नहीं कर पाओगे। तो एक ही तरीका है, उससे प्यार प्रेम से रहो और उसके पास में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, फैसिलिटी है, उसका फ़ायदा उठाओ, अपने देश का डेवलप करो। ठीक है, यानी टू डील विथ द ग्रोइंग अमेरिकन हेगेमनी इंस्टीट्यूट टू एंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ अपोज टू द हेगेमनिक पावर। ठीक है, इट मे बी एडविजिबल टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स बाय ऑपरेटिंग विद इन द हेगेमोनिक सिस्टम। दिस इज़ कॉल्ड, अपन कह सकते हैं, इसी को हम कहेंगे कि वो बैंडवैगन स्ट्रैटेजी है। यानी कि इससे बैंडवैगन स्ट्रैटेजी, या फिर ऐसा भी कहते हैं कि जैसी बहे बहार बयार पीठ तब तेसी दीजिए। ठीक है, जैसी बहे बयार पीठ तब तेसी दीजिए, ये वाली चीज़ है। मतलब जैसा काम चल रहा है उससे वैसा ही निभाओ, उसका आंख दिखाने की कोशिश मत करो। इसको ये रणनीति कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कहावत टाइप में जो लिखा हुआ है वो भी याद कर लेना, जैसी बहे बयार पीठ तब तेसी दीजिए। ठीक है, ये वाली ऐसा मान लो कि ऐसा है कि जैसी बाहर का मतलब ऐसा मान लेते हैं कि पीठ मजबूत होनी चाहिए। अब तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए हम कोई भी बयार अगर बहेगी तो हम उसका सामना कर लेंगे, वो वाली चीज़ है। सेकंड है अपने को छुपा ले नीति, हाइड योरसेल्फ पॉलिसी। ये भी एक है कि वर्चस्व वाले देश से दूर रहना। देशों के सामने दूसरा विकल्प ये है कि वर्चस्व, ये तो रिपीट है ना, इसको तो आप काट सकते हो, ये रिपीट है, इसको बिल्कुल नहीं देखना, आगे शुरू कर देंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि देशों के सामने दूसरा विकल्प ये है कि वे वर्चस्व वाले देश से यथासंभव दूर रहें। जो अपने अभी हमारे जो कुछ लोग थे ना जिन्होंने फर्स्ट पॉइंट समझाया था कि हमें अमेरिका से थोड़ा दूर रहना चाहिए, वही वाली चीज़ ये कि एक ही ऑप्शन है कि भाई आप कहते हैं ना कि सांप के बिल में हाथ डालते क्यों, तो वरना तो काटेगा ही। वही वाली चीज़, इससे थोड़ा दूर ही रहो। तो स्टेइंग अवे फ्रॉम डोमिनेटिंग कंट्री, दस, ये तो खैर वापस इसमें भी रिपीट होगी, ये वाली बात रिपीट है ना, इसको थोड़ा सा देख लेना, ये इसको नहीं लिखने की जरूरत क्योंकि हेडिंग में आ गई ये वाली बात। तो अपन यहाँ से लिख देंगे कि द सेकेंड ऑप्शन बिफोर द कंट्रीज इट टू स्टे एज फ्रॉम फार अवे फ्रॉम द डोमिनेटिंग कंट्री पॉसिबल, जितना हो सके अब दूर हो। चाइना, रशिया एंड द यूरोपियन यूनियन आर ऑल प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स इन सम वे फ्रॉम बीइंग कॉट इन आइज ऑफ अमेरिका। चीन, रूस, यूरोपीय संघ सभी एक तरीके से अपने को अमेरिकी निगाह से चढ़ने से हमेशा बचाते हैं। चाइना, रशिया, ऐसी कंट्रियां भी अगर यूएसए से बच के निकल रही तो हाँ, हमें तो बेसिकली बच के ही रहना चाहिए, ये वाली चीज़ है। फिर है तीसरा, कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती मिलेगी आने वाले टाइम में। ठीक है, और ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है भाई, हालांकि ये भी तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर, इसी का आंसर है, तीसरा पॉइंट है, लेकिन ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है कि आने वाले टाइम में अमेरिका खुद को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 2 नंबर में तो ये आंसर लिख देना। यह है कि सम बिलीव दैट दीज चैलेंजेस टू अमेरिकन हेगेमनी विल एमर्ज इन द इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलम्स एंड विल कम फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन एनजीओ बोलते हैं, और ये चुनौती स्वयंसेवी संगठन, जिसको अपन एनजीओ बोलते हैं, सामाजिक आंदोलन और जनमत के आपसी मेल से प्रस्तुत होगी, ये कहा जा रहा है आने वाले टाइम में। ठीक है, एनजीओ तो जानते हो ना, जो गरीबों के लिए, इनके सब के लिए काम करता है, एनजीओ होता है वो। ठीक है, मीडिया का एक तबका भी मीडिया भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में यूएसए के लिए इंटरफेयर करेगा। बुद्धिजीवी का मतलब पढ़े लिखे लोग, कलाकार और लेखक, ये सभी अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिरोध के लिए आगे आएंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, सोशल मूवमेंट्स एंड पब्लिक ओपिनियन, इट मे अराइज फ्रॉम द सेक्शंस ऑफ द मीडिया एंड इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्ट एंड राइटर्स, ये भी आने वाले टाइम में देखना अमेरिका के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। और ये राज्यतर संस्थाएं विश्वव्यापी नेटवर्क बना सकती है, जिसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल होंगे और साथ मिलकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना तथा प्रतिरोध किया जा सकता है। मतलब ऐसे कुछ स्टेट्स भी आएंगे, ऐसे खूब सारे लोग भी आपस में आएंगे जो मिलके
क्या करेंगे, अमेरिका की जो जितनी भी पॉलिसियाँ हैं उन नीतियों की आगे जाके क्रिटिसिज्म करेंगे, उनका आलोचना करेंगे, और आने वाले टाइम में ये भी अमेरिका के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ये तो 3 पॉइंट हो गए अपने। पहली बैंडवैगन राज रणनीति, दूसरी अपने को छुपा ले रणनीति, तीसरी ये जो कुछ विद्वान जो कहते हैं वो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में एज इट इज ही है, वैसे तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन देखना ज़रूरी है, क्योंकि तो एक बार पढ़ भी लोगे तो अंदाजा हो जाएगा, इतना ईजी है कि एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा कि इतिहास जो है ना, इतिहास हमें वर्चस्व के बारे में क्या सिखाता है, यानी जो हिस्ट्री है वो हमें हेजेमनी या हेगेमनी के बारे में क्या सिखाता है। अपन अभी क्या पढ़ा कि अमेरिका एक मतलब पावरफुल कंट्री है, मतलब अभी पूरे संसार के ऊपर अमेरिका का हेगेमनी है, मतलब वो वर्चस्व है। तो हमें पहले इतिहास क्या सिखाता है, क्या ये सब पहले भी होता था क्या, वही देख रहे हैं। तो 3 पॉइंट आपकी बुक में दे रखे हैं कि शक्ति संतुलन के तर्क को देखते हुए वर्चस्व की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक असामान्य परिघटना है, बिल्कुल सही है। गिवन द लॉजिक ऑफ बैलेंस ऑफ पावर हेगेमनी इन द रादर अनयूजुअल कंडीशंस इन इंटरनेशनल अफेयर्स। देखें तो फिर इसका कारण बड़ा सीधा साधा है कि विश्व सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। भाई पूरा संसार की एक सरकार हो तो, जैसे अपन ने पढ़ लिया यूएन को पढ़ा था, तो यूएन ने क्या करतब किया आपको बताइए, अमेरिका जैसे चाह रहा है वैसा यूएन कर रहा है। तो वो विश्व की सरकार एक हो तो कोई ऐसा कोई चीज़ होती नहीं है। और ऐसे में हर देश को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है, खुद की सुरक्षा खुद ही करो, सीधी सी बात है, कोई आपको बचाने वाला नहीं है। हमने देख लिया इराक को कैसे तबाह कर दिया, किस हिसाब से उनके ऊपर ये ज़बरदस्ती कर रहा है, अभी देख सकते हो रशिया। तो मतलब ये सब वो बातें हैं। तो ऐसा तो कोई है नहीं कि विश्व की क्या नाम उसकी, विश्व के अंदर एक सरकार है, वो तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं। ऐसे में अपने देश की सुनिश्चित खुद को खुद ही करना है। दिस इज फॉर द वेरी सिंपल रीजन, इन द एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट एवरी स्टेट मस्ट इंश्योर द ओन सिक्योरिटी एंड एक्सटेंड सर्कमस्टेंस इट्स ऑन सर्वाइवल। खुद को ही एडजस्ट करना है, इसमें आगे खुद को ही चलाना है। कभी कभी अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में उसे ये भी सुनिश्चित करना होता है कि कम से कम उसका वजूद बचा रहे। ठीक है, ये बड़ी चीज़ है भाई। कहते हैं ना कि सामना तो करेगा जब कम से कम वो जो मैंने आपको कहा था, जैसे अपन 9/11 की घटना पड़ी थी, 9/11 इंसिडेंट पड़ा था, तो उसके अंदर वो जो चौथा जो था एयरक्राफ्ट को नहीं उसको अंदर मतलब अब नहीं जाने दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मरना तो है लेकिन तरीके से मरेंगे। वो वाली चीज़, अपना वजूद तो बचा के रखो यार, वजूद बचा के रखो, वो वाली चीज़ है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न देश शक्ति संतुलन को लेकर बड़े सतर्क होते हैं और आमतौर पर वे किसी एक देश को इतना ताकतवर नहीं बनने देते कि वह बाकी देशों के लिए भयंकर खतरा बन जाए। ये हमें इतिहास सिखाता है। ठीक है, द स्टेट्स आर एक्चुअली अवेयर फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम और एंड वुड नॉट normally allow a single state to become so powerful as to pose a mortal threat to the other states। वो ये नहीं चाहते कि कोई एक देश है वो इतना पावरफुल बन जाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये है कि 1648 के बाद से अपन लगाए लगभग 350 साल गुजर चुके हैं, यानी कि 3.5 years have passed since 1648। और इस दौरान सिर्फ 2 अवसर ऐसे आए जब किसी एक देश ने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वही प्रबलता प्राप्त की जो आज अमेरिका ने हासिल की है। ऐसे 2 अवसर आए। कौन से? एक तो आया है 1660 से 1713 फ्रांस का दबदबा था और ये वर्चस्व का पहला उदाहरण है। 1660 से लेकर 1713 तक फ्रांस का दबदबा रहा, एक तो ये एग्जाम्पल है। एक है दूसरा ब्रिटेन का वर्चस्व है, समुद्री व्यापार के टाइम पर 1860 से 1990 तक बना रहा, ये दूसरा एग्जाम्पल है। और अब आज की 8% में अमेरिका है। तो मतलब ये पहले की इतिहास हमें बताता है कि 1660 से 1713 तक फ्रांस का दबदबा रहा, उसके बाद में उसका भी टुकड़े हो गए या फिर ऐसा मान लीजिए पावर बंट गई। 1860 से 1910 तक समुद्री व्यापार के बूते कायम किए थे ब्रिटेन ने, आज समझ सकते हो। और अब तीसरा जो एग्जाम्पल है, तीसरा जो वो अमेरिका है। तो आने वाले टाइम में सबका नंबर आता है, ऐसा कोई नहीं हमेशा वो सुपर पावर रहे, तो वो वाली चीज़ है। अपन को 2 ऐसे मिले हैं, वो अपन ने देख लिए। जो इसमें साफ साफ लिखा सिमिलर डिग्री तो यूएस, इसके देखें टुडे, हाँ फ्रांस फ्रॉम, ये वाला फ्रांस का रह गया। और दूसरा अपन जो सिस्टम देखा था वो ये अपना ब्रिटेन करेगी। ठीक है, जो 1860 से 1910 के बीच में रहा। 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो अलग से भी पूछे आपसे जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वो 1660 में लुई 14 ने के शासनकाल में फ्रांस अब अपराज्य था, लेकिन 1713 तक इंग्लैंड, हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रेलिया और रूस फ्रांस की ताकत को चुनौती देने लगे। ठीक है, तभी तो कह रहे हैं अमेरिका को चुनौती मिलेगी नाटो से। ठीक है, तो इन 1660 फ्रांस अंडर लुइस 14 वॉज अनचैलेंज्ड बाय 1713। इंग्लैंड, दूसरा हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रिया एंड रशिया वर कंटेस्टिंग फ्रेंच पावर। फिर बात करते हैं अपन 1860 की।
1860 में विक्टोरिया शासन का सूर्य अपने पूरे उत्कर्ष पर था और ब्रिटिश साम्राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित लगता था। लेकिन 1910 तक ये स्पष्ट हो गया कि जर्मनी, जापान और अमेरिका ब्रिटेन की ताकत को ललकारने के लिए उठ खड़े हुए हैं। इसी तरह अब से 20 साल बाद एक और महाशक्ति या कहें कि शक्तिशाली देशों का गठबंधन उठ खड़ा हो सकता है। आने वाले 20 सालों में ऐसा हो सकता है कि अमेरिका को चैलेंज करे कि छोटी छोटी कंट्रियां चाहे वो मिलके एक महाशक्ति को चैलेंज करेंगे, तो थोड़ा बहुत उनको मिलना पड़ेगा। आने वाले 20 सालों में ऐसा हो सकता है। और क्योंकि तुलनात्मक रूप से देखें तो अमेरिका की ताकत अब कमज़ोर पड़ रही है, इसलिए इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कुछ 15-20 देश मिलके इसको चैलेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ इन कंट्रीज़ के साथ हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें ये भी नॉलेज के लिए है। क्वेश्चन तो यहाँ से आने कम चांस है इस वाले क्वेश्चन से, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आने वाले में क्या होगा, आगे वाले 10-20 साल में क्या हो सकता है, क्योंकि अलग अलग विचार है लोगों के, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बड़े अच्छे से अपने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सिर्फ नोट्स बना के नहीं रखना है, वीडियो को डाउनलोड करके नहीं छोड़ना है, ये आपकी स्टडी कसम लग जाएगी वरना, क्योंकि पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, तो अच्छे से उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, टाइम निकाल के नोट्स बनाओ, क्योंकि जब नोट्स बनाओगे तो ऑटोमेटिक याद होने लग जाएंगे, और एक बार 2 बार क्लास आप और देख लिया करो तो इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, अब एक शॉर्ट नोट्स की क्लास हो जाएगी, उसके बाद में आपका इसका होगा टेस्ट। ठीक है, ओके।